नमस्कार विद्यार्थियों, इन स्पेशल ए क्लास में मैं स्वागत करता हूं आपका संजय रोयल। आज हम क्लास पढ़ेंगे जीव विज्ञान के संदर्भ में हिंदी मीडियम जीव विज्ञान के लिए चैप्टर सेकेंड। जो हमने पीछे की क्लासेस तक पढ़ा था उससे आगे जो है वो हम शुरू करेंगे। ये जो दूसरा पाठ हम पढ़ रहे हैं वो पादपों में लैंगिक जनन के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं। अब इस लैंगिक जनन के अंतर्गत हमने पढ़ा था पादपों में लैंगिक जननांग जो है उसका कार्य करता है एक पुष्प, और एक पुष्प के चार जो भाग होते हैं, सबसे बाहर की तरफ बाह्य दलपुंज, पुमंग और एक जायांग। इनमें से नर जननांग का कार्य जो है वो करता है पुमंग, और मादा जननांग का कार्य जो है वो करता है जायांग। अब नर जननांगों में नर युग्मक बनने की प्रक्रिया जो है वो होती है, और मादा जननांग जो है उनमें मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया होती है। नर युग्मक नर जननांगों में किस प्रकार से बनते हैं वो सारा जो है वो हमने पीछे वाले जो क्लासेज हैं उनमें पढ़ा था, जिसमें लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया और नर युग्मकों का निर्माण वगैरह हमने पढ़ा था। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि पुमंग जो है, इस पुमंग का ऊपरी भाग होता है पुंकेसर। इस पुंकेसर में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है, और लघु बीजाणु जनन के द्वारा इसमें अगुणित परागकण बनते हैं जो नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी को प्रदर्शित करते हैं, और उन परागकणों के अंदर दो नर युग्मक जो हैं वो बनते हैं। एक कायिक केंद्र की कायिक कोशिका भी होती है, पूरा अध्ययन जो है वो हम कर चुके हैं। ये परागकण फिर यहाँ से निकलेंगे और ये वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, और फिर अंत में इनको मादा युग्मक तक पहुंचना होगा। अब मादा युग्मक जो है वो कहाँ पर बनता है उसके बारे में हम इसे क्लास के अंदर पूरा पढ़ेंगे। मादा जननांग का कार्य जो है वो पादप में करता है जायांग, और जायांग जो है वो ये संरचना होती है जो चौथा चक्र होता है, चौथा मादा जनन चक्र जो है वो ये कहलाता है। एक जायांग की यदि हम एक इकाई को देखें तो वो इकाई होती है एक अंडप। अंडप जो है वो एक जायांग में अंडप एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक है तो एक अंडपी पुष्प कहलाएगा, एक से ज्यादा है तो बहुअंडपी पुष्प कहलाएगा, दो है तो द्विअंडपी, तीन है तो त्रिअंडपी, पांच है तो पंचअंडपी। इस तरह से ये पुष्प कहलाते हैं। अब ये अंडप जो है वो भी आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। यदि दो अंडप हैं या पांच अंडप हैं, पांचों आपस में जुड़े हुए हैं, तो ऐसा पुष्प या ऐसा जायांग जो है वो कहलाता है संयुक्त अंडपी जायांग, और यदि अलग अलग है तो वो कहलाता है पृथक अंडपी जायांग। अब जैसा भी है, हम एक प्रारूपिक जायांग जो है उसकी बात करते हैं। एक प्रारूपिक जायांग में ऊपर का भाग वर्तिकाग्र, फिर एक लंबी वर्तिका, और फिर उसके बाद में होता है फूला हुआ भाग अंडाशय। अब ये पुष्प का अंडाशय या जायांग का जो फूला हुआ भाग है अंडाशय है, इस अंडाशय में बाद में छोटे छोटे बीजांड जो है वो बनते हैं। आगे जाकर अंडाशय फल बनाता है, और बीजांड जो है इससे बीज बनते हैं, और एक बीज में ही भ्रूण होता है जिससे एक नया पौधा जो है वो विकसित होता है। अब यहाँ पर यही पूरी प्रक्रिया जो हम इसमें पढ़ेंगे, तो मुख्य चीज जो इसमें आ गई वो है बीजांड। अब यहाँ पर इसके अनुसार यदि हम इस संरचना को देखें तो पादपों में जैसे ये पुंकेसर था, ये पुंकेसर काम कर रहा था लघु बीजाणु पर्ण का, उसी तरह से ये जायांग का जो अंडप है, अंडप जो है वो कार्य करता है गुरु बीजाणु पर्ण का। तो गुरु बीजाणु पर्ण की तरह से ये कार्य करता है। अब इस गुरु बीजाणु पर्ण में या अंडप में जो संरचना होती है वो है बीजांड। ये बीजांड जो है वो कार्य करेगी गुरु बीजाणु धानी का। गुरु बीजाणु पर्ण पर गुरु बीजाणु धानियां बनती हैं, उसी तरह से अंडप पर बीजांड जो है वो बनते हैं, और इस बीजांड में आगे जाकर गुरु बीजाणु जो है वो बनेगा, और जो गुरु बीजाणु इसमें बनेगा वो गुरु बीजाणु आगे जाकर मादा युग्मकोद्भिद संरचना को विकसित करेगा। और ये जो मादा युग्मकोद्भिद संरचना, पहले से थोड़ा बता देते हैं, ये होता है मादा युग्मकोद्भिद संरचना जो एक अगुणित संरचना है। ये गुरु बीजाणु से ही विकसित होता है। कैसे, पूरी प्रक्रिया हम आगे पढ़ेंगे। तो गुरु बीजाणु जो है वो बीजांड में बनता है, और ये गुरु बीजाणु आगे जाकर मादा युग्मकोद्भिद या किसको बनाता है, भ्रूण कोश को। तो भ्रूण कोश मादा युग्मकोद्भिद का कार्य यहाँ पर करता है। अब यहाँ पर पहले हम संरचना पढ़ते हैं इस बीजांड के, यानी गुरु बीजाणु धानी की। जैसे हमने उसमें परागकोश या परागकोश की संरचना पढ़ी थी, वैसे यहाँ पर परागकोश लघु बीजाणु धानी का कार्य करता है, बीजांड गुरु बीजाणु धानी का कार्य करता है।
तो एक प्रारूपिक बीजांड की हम संरचना देखते हैं। बीजांड के वैसे अलग अलग प्रकार हैं जो हम जस्ट आगे पढ़ेंगे। यह एक प्रतीप प्रकार का बीजांड होता है, ज्यादातर पादपों में यही पाया जाता है, इसलिए डायग्राम हमने इसका ये बनाया है। बाकी अलग अलग प्रकार के होते हैं ये बीजांड। हम एक सामान्य प्रारूपिक बीजांड की बात कर रहे हैं। एक बीजांड जो है वो इस अंडाशय की दीवार से जुड़ा हुआ रहता है। अंडाशय की दीवार से इसको जोड़ने वाली या अंडाशय भित्ति से इसको जोड़ने वाली संरचना एक पतली धागे जैसी संरचना है, ये कहलाती है बीजांड वृंत। बीजांड वृंत जहां पर बीजांड के साथ में जुड़ता है उस स्थान को हम कहते हैं नाभिका या फिर फाइलम। इसके बाद में ये एक मुख्य बीजांड का भाग हो गया। बीजांड का जो ज्यादातर भाग है वो बीजांड काय कहलाता है। ये बीजांड काय है जो बना हुआ होता है मर्दूतक कोशिकाओं से। अनेकों मर्दूतक कोशिकाएं इस बीजांड काय को बनाती हैं। इस बीजांड काय के बाहर की तरफ या इस बीजांड काय के चारों ओर दो आवरण पाए जाते हैं जो इसको घेरे हुए रखते हैं, उनको हम बोलते हैं अध्यावरण या इंटेगुमेंट। अब अध्यावरण जो है वो दो होते हैं, बाहर वाला अध्यावरण बाह्य अध्यावरण, भीतर वाला अध्यावरण अंतः अध्यावरण। तो बाह्य और अंतः दो अध्यावरण इसमें पाए जाते हैं। हालांकि अध्यावरणों की उपस्थिति के आधार पर बीजांड तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक जैसा ये दिख रहा है जिसमें दो अध्यावरण हैं वो कहलाएगा द्वि अध्यावरणीय बीजांड। कई ऐसे भी होते हैं बीजांड जिनमें केवल एक अध्यावरण होता है, वो एक अध्यावरणीय बीजांड कहलाएगा। और ऐसे भी बीजांड होते हैं जिनमें अध्यावरण होता ही नहीं है, वो कहलाते हैं अध्यावरणीय बीजांड। हम यहाँ पर जो ज्यादातर बीजांड होते हैं वो द्वि अध्यावरणीय होते हैं, उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। तो ये द्वि अध्यावरणीय बीजांड है जिसमें बाहर बाह्य अध्यावरण, भीतर अंतः अध्यावरण है। बीजांड में एक स्थान ऐसा भी होता है जहां पर अध्यावरण पाए ही नहीं जाते हैं और सीधा बीजांड काय जो है वो खुलता है। इस स्थान को हम बीजांड द्वार कहते हैं। ये वो स्थान है जहां से पराग नली जो है वो आगे जाकर इसमें प्रवेश करेगी। ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पराग नली का बीजांड में प्रवेश जो है उसके होने के लिए, प्रवेश के लिए एक द्वार होता है जिसे हम बीजांड द्वारे कहते हैं। बीजांड द्वार का जो विपरीत हिस्सा है उसे हम कहते हैं निभाग। तो इस प्रकार से देखा जाए तो एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना हो गई। एक पूर्ण विकसित बीजांड जो है उसमें बाद में नर युग्मकोद्भिद संरचना जो है वो पाई जाती है जिसको भ्रूणकोश कहते हैं। ये सारी जो कोशिकाएं हैं बाहर वाली, ये सारी द्विगुणित कोशिकाएं हैं क्योंकि ये दर्शाते हैं बीजाणुद्भिद पीढ़ी को, जबकि ये युग्मकोद्भिद है, मादा युग्मकोद्भिद। तो एक अगुणित भ्रूणकोश जो है वो इसमें पाया जाता है। इस अगुणित भ्रूणकोश में यदि हम देखें तो कुल मिलाकर 7 कोशिकाएं होती हैं। 3 कोशिकाएं जो है वो है बीजांड द्वारीय सिरे पर। इन तीनों कोशिकाओं को हम एक साथ मिलाकर कहते हैं अंड समुच्चय। इसमें जो बीच वाली कोशिका है वो अंड कोशिका है और बाहर की तरफ जो दोनों इसके स्थित कोशिकाएं हैं वो सहायक कोशिकाएं हैं। तो एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं मिलकर अंड समुच्चय बनाते हैं जो स्थित होती है बीजांड द्वारीय सिरे की ओर। एक बीजांड में 2 सिरे हो गए, बीजांड द्वार की ओर वाला सिरा कहलाएगा बीजांड द्वारीय सिरा, निभाग वाला सिरा कहलाएगा निभागीय सिरा। निभागीय सिरे पर भ्रूणकोश में पाई जाती हैं 3 कोशिकाएं जिनको कहा जाता है प्रतिमुखी कोशिकाएं। इस भ्रूणकोश की संरचना हम लास्ट में पूरी पढ़ेंगे डिटेल से, वहां पर भी आ जाएगा, एक बार यहाँ देख लेते हैं। तो ये प्रतिमुखी 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं, एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाओं का अंड समुच्चय और एक बीच में है केंद्रीय कोशिका। इस केंद्रीय कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं जिन्हें ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, जो बाद में आपस में मिल जाते हैं तो बनाते हैं एक केंद्रक, एक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक ये बना लेते हैं। तो ये एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना है जो नोट्स वगैरह में आपको नोट भी करवाई हुई है, उसके अनुसार देख लें। सीधा सा है, बीजांड जो है वो काम करता है गुरु बीजाणुधानी का जो जुड़ा रहता है अंडाशय की दीवार से बीजांड वृंत के द्वारा। बीजांड वृंत और बीजांड जहां जुड़ते हैं वो नाभिका। बीजांड का सामान्य बड़ा जो भाग है वो है बीजांड काय, जिसके बाहर 2 अध्यावरण बाह्य और अंतः अध्यावरण होते हैं। जहां अध्यावरण नहीं होता वहां बीजांड द्वार होता है। बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर निभाग सिरा होता है और बीच में एक भ्रूणकोश होता है जिसमें 7 कोशिकाएं हैं। बीजांड द्वारीय सिरे पर एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाओं का अंड समुच्चय और दूसरे सिरे पर निभागीय सिरे पर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं और बीच में एक केंद्रीय कोशिका। अब इसके बाद में दूसरा जो बिंदु आता है वो है बीजांड के प्रकार। अब यहाँ पर हम बीजांड जो है वो कितने प्रकार के होते हैं उनकी बात करते हैं। बीजांड जो है कुल 6 प्रकार के होते हैं जिनका डायग्राम जो है वो हमने यहाँ पर बोर्ड पर बना रखा है।
एक रिजु प्रकार का, एक अर्ध प्रतीप प्रकार का, नोट्स वगैरह में, बुक वगैरह में हो सकता है अलग अलग तरीके से दिया हो। आप इस क्रम में इनको ध्यान में रखेंगे ताकि समझने में आसानी रहे। रिजु प्रकार का पहला बीजांड, अर्ध प्रतीप, प्रतीप, कुंडलित, अनुप्रस्थ और वक्रित प्रकार का बीजांड जो है वो पाया जाता है। पहला है रिजु। रिजु का मतलब होता है सीधा, ऐसा बीजांड जिसमें बीजांड वृंत के ऊपर सीधे सीधे बीजांड बन जाए। बीजांड वृंत एकदम सीधा होता है। इसमें यदि देखें तो बीजांड वृंत, इन संरचनाओं को ध्यान में रखेंगे, इन तीन भागों को, बीजांड वृंत, निभाग और बीजांड द्वार। तो बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत जो है वो तीनों एक ही सीध में हैं। ये बीजांड द्वार, ये निभाग और ये हो गया बीजांड वृंत, एक सीध में होते हैं, तो ये कहलाता है रिजु प्रकार का बीजांड। ये पाया जाता है पोलीगोनेसी और पाइपेरेसी कुल में। इनके एग्जाम्पल भी थोड़े से जरूर ध्यान में रखोगे आप। तो पोलीगोनेसी और पाइपेरेसी में मिलता है रिजु प्रकार का बीजांड जो एकदम सीधा होता है। दूसरा देखें अर्ध प्रतीप बीजांड। इस अर्ध प्रतीप बीजांड के अंदर यदि हम देखें तो ये जो है वो तो हो गया बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के सीध में ही है यहाँ पर निभाग, लेकिन बीजांड वृंत जो है वो कहाँ पर है? देखें, इसकी स्थिति इनके समकोण पर है। तो बीजांड द्वार और निभाग एक सीध में हो और वो बीजांड वृंत के समकोण पर स्थित हो तो वो स्थिति कहलाती है अर्ध प्रतीप। ये कैसे हुआ? ये जो बीजांड है उसमें एक साइड में वृद्धि ज्यादा हो गई, आ साइड ज्यादा बढ़ी। अब ये साइड यदि ज्यादा बढ़ती है तो इसके कारण से क्या हो गया? बीजांड यूं मुड़ गया। तो एक चीज, दो यदि सीधे सीधे बढ़ रहे हैं तो सीधे बढ़ेंगे, लेकिन एक चीज ज्यादा बढ़ती है तो वो एक दो और झुक जाती है। तो इसमें झुकाव आ गया 90 डिग्री का। तो बीजांड वृंत में 90 डिग्री का झुकाव आने पर अर्ध प्रतीप बीजांड बना। इसके ये पाया जाता है रेनिनकुलेसी और प्रेनुलेसी कुल में। इसके बाद प्रतीप बीजांड, जो प्रारूपिक बीजांड होता है, 82% एंजियोस्पर्म जो होते हैं आवर्तबीजी पादप, उनमें यही मिलता है। प्रतीप बीजांड की यदि हम बात करें तो इसमें बीजांड वृंत जो है इसमें वृद्धि इस प्रकार से होती है कि ये 180 डिग्री पर मुड़ जाता है। अब 180 डिग्री पर मुड़े, यूं बढ़ रहे हैं, 90 डिग्री मुड़ा तो अर्ध प्रतीप बना, 90 और मुड़ गया तो वापस इसी ओर आ गया। यानी इस कारण से देखें तो बीजांड वृंत और बीजांड द्वार जो उल्टे होने चाहिए वो एक दूसरे के पास पास में आ गए। इसमें भी देखें तो बीजांड द्वार और ये दोनों जो हैं निभाग जो हैं वो एक सीध में होते हैं। ये दोनों एक सीध में हैं, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, लेकिन तीसरा जो है वो यहाँ पर है पहले के पास में। तो इसमें ये स्थिति पाई जाती है। ये प्रतीप बीजांड है। जो सामान्य प्रकार का बीजांड हमने देखा था संरचना में वो यही है। फिर है कुंडलित बीजांड। कुंडलित बीजांड की स्थिति विशेष होती है। ये है बीजांड वृंत। यूं देखें, बीजांड वृंत यहाँ से शुरू होकर यूं जा रहा है और यूं घूम गया, इस तरह से आ गया। अब इसमें देखें तो बीजांड वृंत में जो घुमाव है वो इस प्रकार से आ गया, और इस प्रकार से घुमाव आने के कारण से पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, निभाग और बीजांड द्वार तो एक सीध में है और ये यहीं पर है तीसरा बिंदु, लेकिन ये पूरा एक चक्कर ले लेता है बीजांड के बाहर। तो बीजांड द्वार बीजांड के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगा ले, एक कुंडली बना ले और एक बिंदु पर जुड़ा हुआ रहे तो वो कहलाएगा कुंडलित प्रकार का बीजांड, जो प्लम्बिनेसी और कैक्टेसी कुल में पाया जाता है। कैक्टेसी कुल को विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। कैक्टस, नागफनी वगैरह जैसे कांटेदार पौधे जो होते हैं उनमें कुंडलित प्रकार का बीजांड मिलता है। फिर है अनुप्रस्थ बीजांड। ये अर्ध प्रतीप जैसा ही है। इसमें देखा जाए तो बीजांड वृंत जो है उसके 90 डिग्री एंगल पर रहते हैं बीजांड द्वार और निभाग, लेकिन इसमें बीजांड द्वार या इसमें यूं कह सकते हैं कि बीजांड द्वार जो है उसके पास में जो बीजांड काय है उसमें थोड़ा सा घुमाव आ जाता है, इसलिए ये इसके अंदर पाया जाने वाला भ्रूणकोश थोड़ा सा मुड़ जाता है। भ्रूणकोश वक्रित प्रकार का हो जाता है। भ्रूणकोश यूं थोड़ा एंगल पर मिलेगा जबकि इसमें सीधा मिलता है। बस इतना सा ही अंतर है। ये मिलता है एलिसमेसी और ब्यूटेमेसी कुल में। और अंतिम है वक्रित बीजांड। वक्रित बीजांड की यदि हम बात करें तो वक्रित बीजांड में बीजांड वृंत यूं है और आगे जो दूसरे और तीसरे बिंदु हैं वो यूं मुड़े हुए हैं, एकदम सीधे नहीं होते हैं। एकदम सीधे में नहीं होकर कैसे हो गए? वक्र आ गया। वक्र किस में आया? वक्र आया बीजांड काय में और भ्रूण कोश में, दोनों के अंदर ये वक्र आ गया। इसके कारण से बीजांड काय और भ्रूण कोश जो है वो मुड़े हुए घोड़े की नाल जैसे दिखने लगते हैं और इसमें ये दोनों एक सीध में भी नहीं होते हैं।
यहाँ पर निभाग और बीजांड द्वार सीध में नहीं है, जबकि अनुप्रस्थ में निभाग और बीजांड द्वार एक सीध में है। हालांकि ये थोड़ा सा वक्रित जरूर है, जबकि ये पूरी तरह से मुड़ा हुआ होता है, घुमा हुआ होता है। ये वक्रित बीजांड का पाया जाता है क्रूसिफेरी और लेग्यूमिनेसे कुल में। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो यहाँ पर ये बीजांड की संरचना और बीजांड काय जो हैं, बीजांड जो है उसके पूरे प्रकार वगैरह जो हैं वो हो गए हैं। अब यहाँ तक की ये चीज हमने पढ़ी। इसके बाद में आगे बीजांड में किस प्रकार से भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है, ये हम आज ही अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि ये डायग्राम जो है वो बने हुए हैं जो इंग्लिश मीडियम क्लास के लिए भी काम में ले रहे हैं। तो दोनों वीडियो आप साथ में आज जो अपलोड किए जाए उनको साथ में जरूर देखें।